My apartment building told us not to use our peepholes after 9 p.m. ये ईमेल जब आया था जब मैं अपने किचन में अपनी कॉफ़ी मशीन के पास खड़ी हुई थी और वो मशीन ऐसे आवाज़ कर रही थी जैसे वो चोक हो रही हो। तो इस ईमेल का टॉपिक था इम्पोर्टेंट रेजिडेंट सेफ्टी नोटिस, जिसका ज़्यादातर मतलब यही होता था कि एलिवेटर खराब हो चुकी है, या फिर किसी ने लॉन्ड्री रूम के सिंक के अंदर चिकन बोन्स को छोड़ दिया है, या फिर लैंडलॉर्ड ने हमको परेशान करने का कोई नया बहाना ढूंढ लिया है। बट इस बार ये कुछ अलग था। डियर रेजिडेंट्स, अगली सूचना आने तक आप आपके दरवाजे के व्यूअर को और पीप होल्स को 9 बजे के बाद यूज नहीं करोगे, और अगर इस समय सीमा के बाद आपको कोई आपके दरवाजे पर नॉक करे तो आप इसको फ्रंट एंड तक पहुंचाएंगे, ना कि खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। थैंक यू द मार्विक रेजिडेंसीज। मैं इस स्क्रीनशॉट को नेटली को भेज देती हूँ और उसका जवाब आता है कि यार तू किस टाइप की सन की बिल्डिंग में रहती है। मेरे लैंडलॉर्ड के हिसाब से जो मार्विक बिल्डिंग है वो एक हिस्टोरिक प्लेस है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो हमसे ज्यादा चार्ज करना चाहता है। मेरे फ्लोर का जो हॉलवे है उसमें से हमेशा मिट्टी और कारपेट क्लीनर की इतनी गंदी बदबू आती रहती है, और जो इस बिल्डिंग का जो एलिवेटर है वो 4th फ्लोर पर जाकर इतनी बुरी आवाजें करता है कि उसे कोई सदमा लगा हो। बट इस बिल्डिंग की सबसे 5 बुरी चीजों में जो पीप होल है वो बिल्कुल भी नहीं आता है। टाइम लगभग 9:42 हो रहा था और कोई डोर पर अचानक से नॉक करता है, लगातार 3 बार, लेकिन काफी सॉफ्ट तरीके से। ये ना ही किसी डिलीवरी वाले का नॉक, ना ही किसी दोस्त का, ना ही किसी मेंटेनेंस वाले का नॉक लग रहा था। मैं काउच पर बैठी हुई थी और सैरल खा रही थी क्योंकि मेरे सारे बोल गंदे पड़े हुए थे। मेरे हाथ में अभी भी चम्मच थी और जैसे ही मैंने नॉक्स को सुना मैं हाथ में चम्मच लिए ही दरवाजे पर देखने गई। लेकिन फिर अचानक से मुझे वो ईमेल याद आता है और उसे याद करके मैं हंसने लगती हूँ। ये तो ऐसी बात हो गई कि हमें 20 रात में शीशे में नहीं देखना चाहिए। मैं शायद ही पीप होल से 2 इंच की दूरी पर ही थी, तभी तुरंत मेरे फोन में एक मैसेज आता है। दिस वन सेड रेजिडेंट्स आर रिमाइंडर नॉट टू यूज देयर डोर व्यूअर आफ्टर 9 PM. If you are already locked tonight, remain inside your unit and do not enter the door. जब तक मैं इस ईमेल को देख रही थी, डोर के दूसरी साइड से एक विस्पर की आवाज आती है, Don't worry, you have not looked yet. जिसको सुनकर मैं तुरंत ही पीछे आ जाती हूँ। इसकी वजह से एकदम से स्लैम होता है और दरवाजे के साइड में लटक रही की जमीन पर गिर जाती है। मैं फ्रंट डेस्क पर नेटली को कॉल करना शुरू कर देती हूँ और उसे वॉइस मेल भी भेजती हूँ, लेकिन वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। और फिर दरवाजे पर नॉकिंग शुरू हो जाती है और उसी के साथ मेरा फोन भी रिंग करना शुरू कर देता है। मुझे ऐसी सिचुएशन में कुछ भी समझ में नहीं आता और मैं 911 पर कॉल कर देती हूँ और बिल्डिंग का इंटरकॉम ऐप ग्लिच कर जाता है और मेरा फोन कनेक्ट कर जाता है और वो बोलती है, गुड इवनिंग मैम, मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ, वो ही एक बोराना अंदाज में। इस टाइम पर मेरे हाथ बहुत बुरी तरीके से कांप रहे थे। मैं डरती हुई बोलती हूँ, कोई मेरे दरवाजे के बाहर नॉक कर रहा है। कौन सी यूनिट मैम? 6C। फिर एक ठहराव आता है। जेंसी सेड, क्या आपने इस रात को आपके पीप होल में से देखा था? मैं बोलती हूँ नहीं। आर यू श्योर? तभी तुरंत नॉकिंग बंद हो जाती है। तब वो औरत चैन की सांस लेती है और मुझसे पूछती है, क्या तुम अकेली रहती हो? ये क्वेश्चन मुझे बहुत बुरा लगता है। वाई? अगेन शी आस्क्ड, डू यू लिव अलोन? मैं कोई जवाब नहीं देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने एंड से कुछ फाइल फोल्डर्स में ढूंढ रही है। तभी वो मुझे कहती है, तुम जल्दी से दरवाजे से दूर हट जाओ। तब वो कहती है कि मेंटेनेंस वालों को नोटिफाइड किया गया था आज की रात 10 बजे तक, इसलिए तुम दरवाजे से दूर हट जाओ। लेकिन मेंटेनेंस कोड क्या है? इसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं आता। हमारी बिल्डिंग में हर काम को होने से पहले एक मेंटेनेंस कोड होता है, जैसे कि कोई लीकिंग का रिस्क है या फिर कुछ टूट गया है। एक बार तो हमारी बिल्डिंग के अंदर ट्रैश कैन है, उसके अंदर एक रैकून घुस गया था, और ऐसी सब सिचुएशन होने से पहले वो हमें एक कोड दिया करते थे। द वुमेन सेड, एक्सक्यूज मी। तब मैं उससे कहती हूँ कि व्हाट इज द मेंटेनेंस कोड। तब वो तुरंत ही फोन काट देती है। इसके बाद मुझे नेटली का भी कॉल आता है और मैं उससे कुछ कह पाती उससे पहले वो मुझसे पूछती है, क्या तुम घर पर हो? जब नेटली बोलती है कि तुमने अपने बेडरूम के दरवाजे को लॉक कर रखा है क्या, अचानक से मेरे शरीर में एक खलबली सी मच जाती है। फिर वो मुझसे बोलती है कि क्या तुमने लॉक कर रखा है क्या? Then I said no. Then Natalie said, I need you to listen this. मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन मुझे तुम्हारे नंबर से कुछ फोटोज मिली थी और ये हमारे थ्रेड पर ओपन की गई थी। जो लास्ट फोटो जो मुझे भेजी गई थी वो तुम्हारे रूम का शॉट था जहाँ पर तुम बैठी हुई थी। ये फोटोज मुझे आज सुबह की या फिर कल की, I don't know, ऐसी ही लग रही हैं। Then I said, my room? तभी मैं अपने कमरे की तरफ देखती हूँ जहाँ पर अंधेरा था, केवल और केवल स्ट्रीट लाइट थी। वो उस कमरे में आकर
कर जल रही थी। अचानक से मेरा फोन बर्स्ट होता है और एक फोटो मेरे फोन पर आती है जहाँ पर मैं एक पुरानी टी शर्ट में अपनी लॉन्ड्री को फोल्ड कर रही थी। जो फोटो का एंगल था यानी टॉप टू डाउन था। तब मुझे इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये पिक्चर एक वेंट से ली गई है जो कि मेरे स्क्वायर छोटे से क्लोजेट के ऊपर है, जिसकी मैंने कई बार मैनेजमेंट से कंप्लेन भी की है, जहाँ से काफी ज्यादा हीट भी आती है। उस पिक्चर में मैं एक स्कर्ट में थी और मुझे पता नहीं था कि मुझे देखा जा रहा है। इतना सब मेरे दिमाग में आते ही मैंने अपने फोन को ऑलमोस्ट फेंक ही दिया था और जो नेटली थी वो मुझसे बोल रही थी कि तुम दरवाजा मत खोलना, और मैं ऐसा डेफिनेटली नहीं ही करने वाली थी। और वो मुझसे कहती है कि ना ही तुम पीप होल में से दोबारा देखना। मैं कहती हूँ कि हाँ मुझे ऐसा पता है। देन नेटली सेड आई मीन डोंट आई थिंक दैट्स हाउ दे नो। तभी नेटली कहती है कि ये पिक्चर्स तो पुरानी है लेकिन जो तुम मुझे टेक्स्ट भेज रही हो वो तो लाइव है। तभी आउटसाइड माई डोर ए मैन सेड मेंटेनेंस। उसकी आवाज में ही मुझे थकावट और एकदम सिंप्लिसिटी लग रही थी। वो कहता है कि मैम हमको अंदर आना होगा मेंटेनेंस के लिए। मैं थोड़े पल के लिए रुक जाती हूँ और कुछ नहीं बोलती हूँ और इसी तरह वो अगेन नॉक करता है, ऐसे ही 3 बार। मैम आपको पीप होल में से एक बार देखना होगा इससे कि हम कंफर्म कर सके कि ये आप ही हैं। नेटली धीरे से ही फोन पर विस्पर करती है प्लीज डू नॉट ओपन द डोर। डर की वजह से मैं फोन को अपने कान पर इतनी तेजी से प्रेस कर लेती हूँ और जो वो बाहर आदमी खड़ा होता है वो बोलता है मेरीन मुझे पता है कि तुम घर में अकेली हो और मुझे तुम्हारी मदद करने दो। इसकी वजह से मैं एकदम जम जाती हूँ क्योंकि मेरीन जो मेरा नेम है वो मैं मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेरे ईमेल्स में और ऐसी जगह यूज किया करती थी। और मैं ऐसे 3 लोगों को जानती थी जो कि मेरे इस नाम मेरीन को अच्छी तरीके से जानते थे और मुझे ये भी पता था कि वो इनमें से तो कोई नहीं हो सकता जो कि एक आधी रात में मेरे दरवाजे पर आकर ऐसी हरकत करें। इसी की वजह से मैं दरवाजे से दूर हट जाती हूँ और मुझे अब समझ में आता है कि वो जो वार्निंग मुझे दी जा रही थी वो किस बारे में थी। पीप होल में से देखना कोई खतरे की बात नहीं थी लेकिन जो आदमी बाहर उस पीप होल के खड़ा होता था दरवाजे पर, उसे जो अंदर लाइट आती थी उसकी वजह से एक इंसान की मूवमेंट पता चल जाती थी कि रिप्लाई करने के बाद वो डरा हुआ है या फिर कोई घर में है भी कि नहीं। तब मुझे पता चलता है कि बाहर 2 आदमी खड़े हुए हैं। एक आदमी बोलता है क्या वो बोल रही है, तो दूसरा बोलता है कि नहीं वो नहीं बोल रही है। इन सब कारणों की वजह से डर के मारे मैं अपने मुंह पर हाथ रख लेती हूँ। इसके बाद एक और पिक्चर मेरे फोन पर आती है जिसमें जो दूसरा आदमी होता है वो मेरे हॉलवे में खड़ा होता है और उसके हाथ में एक टूल बॉक्स होता है और उसने ब्लैक हुडी पहन रखी होती है। मैं नेटली से विस्पर करती हूँ और उससे पूछती हूँ क्या उसने पुलिस को फोन किया कि नहीं। कि हाँ मैंने कर दिया है 2 मिनट पहले ही। कि उनको आने में कितना टाइम लगेगा। शी सेड आई डोंट नो। वो आदमी बोलता है कि इसे मेरे लिए डिफिकल्ट मत बनाओ। वो 3 बार टैप करता है दरवाजे पर। इसके बाद वो कुछ मेटल दरवाजे के अंदर घुसाते हैं जिसकी वजह से वो दरवाजा खुलने लगता है थोड़ा थोड़ा। और इसको रोकने के लिए मैं किचन में से एक चेयर लेकर आती हूँ और उसे दरवाजे के हैंडल पर लगा देती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि ये सब चीजें ओनली मूवीज में वर्क करती हैं और मेरे पास जो भी सामान था मैं दरवाजे पर लाकर रख देती हूँ जिससे कि वो दरवाजा खोल ना पाए। द मैन आउटसाइड मेरीन। मैं कोई जवाब नहीं देती हूँ। आई नो यू आर स्कैर्ड। मैं बिल्कुल चुप रहती हूँ। तब वो कहता है यस ये ऑब्वियस है। वेमेन डर जाती हैं। मेरी स्किन बिल्कुल जम चुकी थी। तुम्हें बस एक बार दरवाजे के पीप होल में देख लेना चाहिए था। इसकी दूसरी ही तरफ नेटली चिल्ला रही थी फोन पर जोर जोर से कि मेरीन तुमको जल्दी से विंडो से होकर भागना चाहिए लेकिन मैं 6th फ्लोर पर रह रही हूँ। कोई भी तरीका जिससे मैं बचकर निकल सकूं। तभी एक फोटो दोबारा से मेरे फोन पर पॉपअप होता है और इस बार मैं डर की वजह से एक जगह बैठ गई थी और जो वो फोटो थी उसमें मैं साफ साफ दीवार के किनारे पर लगी हुई दिख रही थी। और जब मैंने नोटिस किया तो वो फोटो एक वेंट से खींची गई थी। डर की वजह से मैं किचन के कैबिनेट्स के बगल में जाकर बैठ गई और एक हाथ में मैंने नाइफ ले रखा था। मैं मेरे फोन में कुछ भी टाइप कर रही थी नेटली को। जो आदमी हॉलवे में खड़ा हुआ था उसने नॉक करना बंद कर दिया और कुछ देर के बाद मेरे दरवाजे के नीचे से एक फोटो आती है जिसमें मैं बिल्कुल उसी किचन में बैठी हुई दिख रही थी। और जब मैं उस फोटो को दोबारा से नोटिस करती हूँ तो वो मुझे पता चलता है कि इस बार जो वो फोटो है वो किचन के वेंट से ली गई थी। मैं उस पिक्चर को उठाती हूँ और उस पर एक ब्लैक मार्कर से 6 शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। You locked him in with you. My grandparents always had a rule. If someone falls down the old well, don't pull them out. मेरे दादा दादी का हमेशा एक स्ट्रिक्ट रूल था कि अगर कोई चीज पुराने कुएं में गिर जाए तो उसे कभी बाहर मत निकालना, उसे वैसे ही वहीं छोड़ देना। उन्होंने ये बात किसी भूत प्रेत की कहानी की तरह बच्चों को डराने के लिए नहीं कही थी बल्कि एकदम नॉर्मल तरीके से बोली थी, जैसे कि कोई फायर एक्सटिंग्विशर का यूज बताता है। जब मैं बचपन में इस बात पर हंसा तो मेरे दादा ने मुझे तुरंत रोक दिया और सीरियसली समझाया ताकि
ताकि मैं इस रोल को कभी भी हल्के में ना लूं, क्योंकि रात के वक्त उस कुएं से काफी अजीब और डरावनी आवाज आया करती थी, जैसे कि कोई सांस ले रहा हो या फिर पानी में चल रहा हो। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई कुएं के अंदर से कोई मेरा नाम पुकार रहा है। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने दादी से पूछा कि अगर मेरी छोटी बहन सोनिया उसमें गिर गई तो मैं क्या तब भी ऐसे ही उसे छोड़ दूंगा या फिर उसे भी बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। मैं इस चीज को सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि दादी ने तुरंत ही इमोशनलेस होकर बोला कि हाँ, तब भी तुम ऐसा ही करोगे, तुम अपनी बहन को निकालने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन इसके तुरंत बाद दादी बोलती है कि तुम उसे बाहर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम उसके लिए नीचे खाना, पानी और कपड़े फेंक सकते हो, लेकिन बाहर निकालने की कोशिश कभी भी मत करना। ये चीज सुनकर मैं एकदम दंग रह गया, और दंग रहता भी क्यों नहीं, लेकिन उनका ये रूल एकदम स्ट्रिक्ट था। सालों बीत गए और मेरी उम्र 22 साल हो गई। एक दिन जब एक यंग टूरिस्ट गलती से उसी ही पुराने कुएं के अंदर गिर गया तो मैं उस सारी बातों को भूलकर एकदम से उसके पास रस्सी लेकर पहुंच गया उसको बचाने के लिए। लेकिन मेरे दादा ने मुझे पीछे जोर से पकड़ लिया और मुझे एक बहुत ही डरावना सच बताया। मेरे दादाजी का कहना था कि उस कुएं में जो भी इंसान गिरता है वो तुरंत ही मर जाता है, और जो इंसान तुमसे बात कर रहा होता है वो एक शैतान होता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता। दादाजी ने इसके बाद एक और शॉकिंग चीज बताई थी कि सालों पहले इसी तरह गलती से जब मेरी माँ भी इस कुएं के अंदर गिर गई थी तो मेरे दादा भी उनसे बात किया करते थे, लेकिन समय रहते रहते मेरी माँ की भी आवाज एकदम से चेंज होने लग गई थी। तब मेरे दादा को रियलाइज हुआ कि वो मेरी माँ थी ही नहीं। और सबसे डरावना मोमेंट जो मैंने उस टाइम पर देखा था, जैसे ही मेरी और मेरे दादा की ये सब बातें चल रही थी, उस कुएं में गिरे हुए टूरिस्ट की आवाज भी धीरे धीरे बदलने लग गई, और वो हमारे एक मरे हुए रिश्तेदार की तरह उसकी आवाज साउंड करने लग गई, और वो उस कुएं से बाहर निकलने के लिए गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे बाहर निकाल लो। इसके बाद मेरे दादाजी ने एक भारी कदम उठाने को बोला और मेरे हाथ में एक बहुत ही बड़ी बंदूक पकड़ा दी और कहा, अगर वो चीज खुद से ही ऊपर आने की कोशिश करे तो तुम बिना कुछ सोचे समझे उसके मुंह पर गोली मारना। और इस बात के बाद मैं हर बार अंधेरे में और उजाले में हमेशा उस कुएं में से जो आवाजें आती रहती हैं उन पर ध्यान देता रहता हूँ, और मैं इसी इंतजार में रहता हूँ कि किसी दिन कोई अचानक से ऊपर आने की कोशिश करने लगा या फिर आ गया तो मैं उसका सामना कैसे करूंगा। और मेरे दादाजी ने जो मुझसे कहा है कि उसके मुंह पर गोली मारनी है, तो क्या मैं ऐसा कर भी पाऊंगा क्या? और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या वो टूरिस्ट अभी तक भी जिंदा है, और मुझे क्या उसे मरने देना चाहिए था या फिर मुझे उसे बचाना चाहिए था। और अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि जो मुझसे बात कर रहा था वो जिंदा भी था या फिर वो मर चुका था। Got an ad to play the Find the Monster in the Room game and it keeps getting harder। ये लेट फ्राइडे नाइट की बात है जब मैं पागलों की तरह अपने लैपटॉप के अंदर चेस को खेल रहा था, और जो डिफिकल्टी लेवल है वो हर बार बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से मैं इस गेम को काफी ज्यादा खेल चुका था और मेरे शरीर में भी दर्द हो रहा था काफी ज्यादा। लेकिन मैं इसको नेवर माइंड करके खेलता ही जाता हूँ, और ऐसा करते करते मैं नोटिस भी नहीं करता कि कब 2 बज जाते हैं। काफी देर तक उस बॉट के साथ उस चेस को खेलने के बाद अंततः उसने मुझे हरा ही दिया, और इसके बाद मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और मैंने मेरा 1 घंटा भी बर्बाद कर दिया इसके ऊपर। इसके बाद मैं अपनी डेस्क से उठा क्योंकि स्क्रीन पर कुछ अजीब सा एड चल रहा था। मैंने जिस साइट को खोल रखा था वहाँ पर हर मैच के बाद बैक टू बैक 2 एड्स आते थे। तो जैसे ही एक प्रिंसेस ने स्क्रीन पर मुझसे भीख मांगना शुरू किया कि मैं उसे खराब राजा से बचा लूं, मैं तुरंत अपने लिए ऑरेंज जूस लेने किचन की तरफ निकल गया। मैं उसे स्क्रीन पर इसी तरह बात करते हुए छोड़ गया था कि अगली बार आऊंगा जब तक ये एड खत्म हो चुका होगा और मैं नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ जाऊंगा। और जब मैं जूस लेकर रूम में आ चुका था तो रूम एकदम डार्क हो चुका था, क्योंकि स्क्रीन पर जो ऐड चल रहा था वो काफी ज्यादा डार्क था। उस पर कोई एनिमेशन तो चल नहीं रही थी, नाम मात्र के लिए कुछ दिख रहा था, कोई स्पॉन्सर टैग दिख रहा था और ना ही कोई प्ले स्टोर बायो किसी भी टाइप का कुछ भी लिंक वगैरह नहीं दिख रहा था। बैकग्राउंड के ऊपर एक व्हाइट पिक्सेलेटेड अक्षर टिम्प्ट हो रहे थे। उस ऐड का नाम था फाइंड द मॉन्स्टर इन द रूम। ऐड को स्किप करने का कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था यार मुझे, तो मैंने सोचा चलो इसे ही खेल लेते हैं। पहला लेवल एकदम सिंपल और चाइल्डिश था। मैंने सोचा कि ये क्या गेम है। उसमें ऐसा सीन दिख रहा था कि कोई होटल के सुंदर से रूम में ट्रांसल्वेनिया जैसा क्यूट वैम्पायर बैठा हुआ था। मैंने उस पर क्लिक किया तो वो पूफ करके गायब हो गया और स्क्रीन पर लिखा आया कांग्रेचुलेशन यू हैव सेव्ड द प्रिंसेस। ऐसे ही सिंपल और कॉजी लगभग 10 लेवल्स को पार करने के बाद मुझे काफी ज्यादा बोर होने लगा था। लेकिन अचानक से जब मैं अगले लेवल पर बढ़ा तो एकदम से डिफिकल्टी बढ़ने लगी थी। अब
मॉन्स्टर वाला क्राइटेरिया इसमें काफी ज्यादा बढ़ने लगा था और जो मॉन्स्टर थे वो पूरी तरह कार्टूनिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। और उसमें एक ऐसा सीनरी भी चल रही थी जिसके अंदर जो वो मॉन्स्टर थे वो अंधेरे के अंदर से बेड के नीचे से कभी दरवाजे के पीछे से झांक रहे थे, जो कि काफी ज्यादा क्रीपी भी लग रहा था। और लगभग 20वें डिफिकल्टी लेवल पर आने के बाद मुझे मॉन्स्टर्स को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसकी वजह से गेम भी मुझे थोड़ी बहुत हिंट्स देने लग गया था, जैसे कि पे अटेंशन टू व्हाट डजंट बिलोंग और मॉन्स्टर प्रेफर्स कॉर्नर। और 25वें लेवल पर आकर मैं बुरी तरह अटक गया था। स्क्रीन पर एक लिविंग रूम का फोटो था जहाँ पर अंधेरे में एक छोटी सी बच्ची थी और उसके डैड टीवी देख रहे थे। मैंने पूरी स्क्रीन को जूम करने की कोशिश करी थी लैपटॉप के ट्रैक पैड से और ब्राइटनेस को भी फुल कर दिया था और मुझे कोई मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था। आखिर में मैंने जैसे काउच के नीचे एक अजीब सा आउटलाइन देखा जो किसी के पैर से लग रहे थे मुझे, और मैंने वहां क्लिक कर दिया। स्क्रीन पर तुरंत रेड कलर में फ्लैश हुआ रॉन्ग, और फिर गेम ने बच्ची के डैड के ऊपर रेड स्कल बना दिया। ये गेम इतना डार्क हो गया और इसमें एक टेक्स्ट लिखा आने लगा कि जो असलियत में मॉन्स्टर था वो उस बच्ची का पिता ही था और उसने उसकी मम्मी को मारकर उस काउच के नीचे छुपा दिया था। ऐसा करते करते मेरे पास अब 3 या 2 ही लाइफ्स बची थी इसको दोबारा से रिप्ले करने के लिए। और इसको खेलते खेलते मेरा दिमाग इतना खराब होने लग गया था क्योंकि ये गेम नॉर्मल से इतना डिस्टर्बिंग और इतना डार्क होने लग गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी, जिसके चलते मैंने इस गेम को काफी बार बंद करने की भी कोशिश करी लेकिन एग्जिट बटन काम ही नहीं कर रहा था। इसके बाद अचानक से 26वां लेवल अपने आप शुरू हो जाता है। इस बार फोटो एकदम एक बेडरूम की दिख रही थी। एक लड़का ठंडी में कांपते हुए कंबल ओढ़कर बेड पर बैठा हुआ था और रूम में अंधेरा था। मैंने हर कोना चेक किया, वार्डरोब, बेड, नीचे, छत को भी कुछ नहीं मिला मुझे। पर फिर मैंने कुछ नोटिस किया, बेड के साइड में जो बड़ा सा मिरर है उसमें लड़के का रिफ्लेक्शन दिख रहा था, पर रिफ्लेक्शन में उसके पीछे एक लंबा और बड़ा सा साया दिख रहा था। बहुत अजीब था ये। मैंने जैसे ही उस साये पर क्लिक किया तो स्क्रीन पर पॉपअप आया करेक्ट, और अगली लाइन आई थी द मॉन्स्टर इज राइट बिहाइंड हिम एंड ही डजंट नो येट। फिर ऐसे ही करते करते जब 30वां लेवल लोड हुआ तो इस फोटो को देखकर मेरा दिमाग कुछ सेकंडों के लिए सुन्न हो गया, क्योंकि जो स्क्रीन पर फोटो आ रही थी उस फोटो में मेरा ही कमरा दिखाया जा रहा था और उस फोटो में जो कैरेक्टर था वो मैं ही बैठा हुआ था विद सेम क्लोथ्स। इस मोमेंट पर मेरे रोंगटे बिल्कुल खड़े हो चुके थे और मैं इतना ज्यादा डर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उस लेवल को खेलने की कोशिश करी। वो मेरी खुद की लाइव फोटो थी जो कि कैसे क्लिक हो गई ये मुझे ही नहीं पता, और स्क्रीन पर ये लिख के आया था फाइंड द मॉन्स्टर इन द रूम लिव्स लेफ्ट 1/3। आप मेरी सिचुएशन को समझ ही सकते हो, मेरा दिल काफी जोरों से धड़कने लग गया था। मैंने कांपते हुए अपने हाथ से फोन उठाया और ध्यान से स्क्रीन पर अपने ही रूम की फोटो को देखने लगा। मैंने बेड के नीचे देखा, अपने वार्डरोब के अंदर देखा। मैंने फोटो में अपने बेड के ठीक पीछे वाले कोने को जूम किया एंड गेस व्हाट, वहाँ पर घनघोर अंधेरे में से किसी के 2 लंबे और आधे टेढ़े मेढ़े से हाथ बाहर आ रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने उस मॉन्स्टर के ऊपर क्लिक कर दिया और स्क्रीन पर लिख के आया यू वॉन, यू फाइंड द मॉन्स्टर। लेकिन फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया और मैंने हिम्मत करके जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, My neighbor has a habit of always trying to guess what I'm doing. It's gone from funny to terrifying. मैं एक 36 ईयर ओल्ड सिंगल लड़का हूँ और एक नॉर्मल से अपार्टमेंट बिल्डिंग में अकेला रहता हूँ। मेरे ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर एक बूढ़ी औरत रहती है जिन्हें मैं मिसेस बर्लिन कहता हूँ। जो हमारी दोस्ती थी वो काफी अजीब तरीके से शुरू हुई थी। एक दिन वो अपना टीवी बहुत जोर से चला रही थी तो मैंने गुस्से में आकर अपनी सीलिंग पर 2 बार टैप कर दिया। इसकी आवाज सुनकर उन्होंने अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया एंड अगले दिन जब हम हॉलवे में मिले तो उन्होंने शर्मिंदगी से एक स्माइल दी। इसके बाद से हमारे बीच में काफी ज्यादा बातचीत होने लगी और वो एक अजीब सा गेम हमारे बीच में शुरू हो गया, गैसिंग द गेम। वो जब भी फ्लोर के ऊपर चलती थी या मैं फ्लोर के नीचे कुछ भी कर रहा होता था तो हम अपने अपने फ्लोर के कमरों पर टैप किया करते थे, जिससे हम गैस करते थे कि हम क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं किचन में बर्तन धो रहा हूँ तो वो अपने फ्लोर से टैप करती थी और शायद पूछ रही थी क्या तुम खाना बना रहे हो। मैं नीचे से टैप करता था और जवाब देता था यस। अगर मैं बाथरूम में शावर ले रहा होता था तो ऊपर से हल्का सा नॉक आता जिसका मतलब होता था नहा रहे हो क्या। मुझे ये शुरू में बहुत फनी और कूल लगा। एक अकेली बूढ़ी दादी जो मेरे साथ इस टाइप का गेम खेल रही है, काफी ज्यादा हार्डनेस और प्यारा सा कनेक्शन लग रहा था मुझे बड़ा कॉजी सा फील होता रहता था। लेकिन धीरे धीरे ये गेम अजीब होने लगा था। उनका अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और नॉन स्टॉप हो गया था। और जब मैं अपना फोन चला रहा था रात के टाइम पर और शांत एकदम माहौल था, उसी के बीच में इतने सन्नाटे में वो दोबारा से टैप करती
करती हैं। लेकिन इस चीज ने मुझे काफी ज्यादा सोच में डाल दिया, क्योंकि मैंने तो रात के टाइम पर कोई मूवमेंट करी ही नहीं थी। और इस चीज ने मेरा माथा ठनका दिया कि उन्हें कैसे पता कि मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली विदाउट एनी मूवमेंट। एंड एक दिन जब मैं अपनी पुरानी डायरी खोलकर उसमें कुछ लिख रहा था, तभी ऊपर से सडन नॉक आया, जैसे कि वो पूछ रही हूँ कि कुछ लिख रहे हो क्या। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि एक नॉर्मल पड़ोसी का बिहेवियर नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सीलिंग पर से लटक कर कोई मुझे घूर रहा हो। सबसे भयानक चीज एक रात को लगभग 2 बजे हुई। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक से मेरी आंख खुली और मुझे पता चला कि मेरे बेडरूम के सामने वाला जो हॉलवे है उसमें से किसी के कदमों की आहट आ रही है। मैंने सोचा कि कोई चोर होगा, पर दरवाजे के ठीक बाहर से किसी के गाना गाने की आवाज आ रही थी। वो आवाज उस बूढ़ी औरत की सी लग रही थी मुझे, जो कि एक फटे हुए टोन में, जो काफी ज्यादा फटी हुई और क्रीपी सी लग रही थी। मैंने उसको थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुना तो वो कोई नर्सरी राइम या कोई पुराना गाना कुछ समथिंग ऐसा ही गा रही थी। मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो मिसेस बेर्लिन ही है, जो ऊपर से नीचे आकर रात के 2 बजे मेरे दरवाजे पर खड़ी होकर गाना गा रही है। मैं डर के बाहर मेरे कंबल से आकर और इंतजार करने लगा कि सुबह हो जाए। एंड नेक्स्ट डे जब सुबह हो गई तो मैं अपने ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था। इतने में मैं अपने हॉलवे में एक और पड़ोसी से टकरा जाता हूँ, जिनका नाम था मिसेस सैंड्रा। मैं इतना डरा हुआ और फ्रस्ट्रेटेड था कि मैं मिसेस सैंड्रा को पकड़ लिया और उनसे पूछा, क्या तुम मिसेस बेर्लिन को जानती हो? कल रात को उन्होंने दरवाजे पर आकर अजीब सी हरकतें करी, जिसकी वजह से डर के मारे मेरी हालत खराब कर दी। वो रात के 2 बजे मेरे दरवाजे पर खड़ी होकर अजीब सा गाना गा रही थी। वो एकदम पागल औरत है क्या? सैंड्रा ने एक शौक के साथ अपना सिर हिलाया और जो इसके बाद मुझे बात बताई, उसको सुनकर मैं शौक के साथ साथ और भी ज्यादा डर गया। क्या तुम उसी मिसेस बेर्लिन की बात कर रहे हो? लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि ना तो वो सुन सकती हैं और ना ही वो बोल सकती हैं, तो गाना गाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके बाद मैं काफी गहरी सोच में पड़ गया कि अगर वो मिसेस बेर्लिन नहीं है तो इतने महीनों से जो मैं सीलिंग पर दीवारों पर जो टैप की साउंड सुनता हूँ, जो मेरी मूवमेंट को ट्रैक करता है, वो आखिर है कौन?